Welcome to Bind EduTech. Today, in this class, we are going to start a new chapter named The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. The chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. First of all, let us discuss in short about the author, William Saroyan. William Saroyan was an American novelist. William Saroyan was an American novelist and a short story writer born on 31st August 1908 in California. William Saroyan was born on 31st August 1908 in California, America. At the age of 3, after his father's death, William Saroyan, with his brother and sister, was placed in an orphanage in कैलिफोर्निया. विलियम सैरियन जब 3 साल के थे उसी समय उनके फादर का डेथ हो गया था. एट द एज ऑफ 3 years, when William Saroyan was at the age of 3 years, his father died, and after that विलियम सैरियन अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ एक ऑर्फेनेज में चले जाते हैं, मतलब एक अनाथालय में चले जाते हैं. कैलिफोर्निया में ही एक ऑर्फेनेज था, एक अनाथालय था. वहाँ पे वो और उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स वो अनाथालय में चले जाते हैं. रिमेंबर दैट विलियम सैरोयन वॉज ओनली 3 years old at that time. He continued his education. विलियम सैरोयन ने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया on his own. He continued his education on his own. उन्होंने फादर के डेथ के बाद ऑर्फेनेज में रहते हुए, अनाथालय में रहते हुए, उन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया और सपोर्ट के लिए, अपने खुद को सपोर्ट करने के लिए और अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जॉब्स भी किए विथ डिफरेंट जॉब्स एंड सपोर्ट हिमसेल्फ विथ डिफरेंट जॉब्स. विलियम सैरोयन डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर after his mother showed him some of his father's writing. विलियम सैरोयन ने राइटर बनने का डिसीज़न तब लिया जब उनकी माँ ने उनको कुछ उनके फादर्स के द्वारा लिखे गए कुछ राइटिंग्स दिखलाए. When her mother showed him some of his father's writing, then he decided to become a writer. The following chapter, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, ये चैप्टर जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विलियम्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. विलियम सैरोयन ने शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन लिखा, एक बुक लिखा जिसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ थे और उस बुक का नाम दिया माई नेम इज़ अरम. माई नेम इज़ अरम, ये उस बुक का नाम था जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था. और ये बुक 1940 में पब्लिश हुआ. 1940 में ये बुक पब्लिश किया गया. और ये बुक जब पब्लिश हुआ था उस समय ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के रूप में जाना गया. इंटरनेशनली ये बुक जो है वो बेस्ट सेलर बुक के रूप में
जाना गया 1940 में। और इसी बुक से एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया गया द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये जो बुक था माई नेम इज़ अरम, ये बुक बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। विलियम सैरियन वॉज अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़। इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज़ जो राइटर्स के लिए होता है, पुलित्ज़र प्राइज़। ये प्राइज़ उनको मिला था विलियम सैरियन को फॉर ड्रामा इन 1940। उनको ड्रामा के लिए 1940 में ये पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था विलियम सैरियन को। ही डाइड फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर एट द एज ऑफ 72 इन कैलिफोर्निया। विलियम सैरियन का डेथ प्रोस्टेट कैंसर के वजह से हुआ था। सॉरी फॉर द टेक्निकल डिस्टर्बेंस। तो हम लोग राइटर ऑथर जो हैं इस चैप्टर के, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। विलियम सैरियन, इनका डेथ प्रोस्टेट कैंसर के वजह से हुआ एट द एज ऑफ 72। एट द एज ऑफ 72 ही डाइड ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर इन कैलिफोर्निया। ये था कुछ बातें ऑथर के बारे में, विलियम सैरियन के बारे में। विलियम सैरियन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, वो पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है कि वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनका बर्थ 31 अगस्त 1908, प्लेस कैलिफोर्निया, अमेरिका। जब विलियम सैरियन मात्र 3 साल के थे तो उनके फादर का डेथ हो गया था, और फादर के डेथ के बाद विलियम सैरियन को अपने भाई और बहनों के साथ एक ऑर्फेनेज में रहना पड़ा, मतलब एक अनाथालय में रहना पड़ा। कैलिफोर्निया में ही वो अनाथालय था। विलियम सैरियन ने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया ऑन हिज ओन। अपने बल पे उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, और अपने खुद को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के जॉब्स किए, डिफरेंट जॉब्स उन्होंने किया। फिर राइटर बनने का उन्होंने कब डिसीज़न लिया, जब उनकी माँ ने उनको उनके फादर के द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स दिखाए, कुछ राइटिंग्स दिखाए। व्हेन हर मदर शोड हिम सम ऑफ हिज फादर्स राइटिंग, देन विलियम सैरियन डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर। विलियम सैरियन का ये जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो उनके एक बुक से लिया गया है। दैट बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय विलियम सैरियन, एंड द बुक इज़ नेम्ड माई नेम इज़ अरम। ये उस बुक का नाम है, माई नेम इज़ अरम, जो 1940 में पब्लिश हुआ था। और ये बुक में, इस बुक में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिनमें से एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग इस चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं। ये बुक जो था माई नेम इज़ अरम, ये इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था 1940 में। इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक।
उसके बाद इस बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया उनके इस बुक को। उसके बाद है कि उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला था, पुलित्ज़र अवार्ड, पुलित्ज़र प्राइज़। ही गॉट पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा in 1940 and then he died at the age of 72. He died of prostate cancer and he died in California. This is about the author William Saroyan. Now, the introduction of the chapter, इस chapter का introduction. This story is about two poor cousins. ये जो story हम लोग पढ़ने वाले हैं, The Summer of the Beautiful White Horse, ये story दो बहुत ही गरीब cousins के बारे में है। दो बहुत गरीब cousins हैं, चचेरे भाई हैं, और उनका नाम यहाँ दिया हुआ है अरम एंड मुराद। ये दो cousins हैं, अरम एंड मुराद, जो बहुत गरीब हैं। इनके बारे में ये स्टोरी है। ये दोनों कज़न्स अरम एंड मुराद, दे बिलोंग टू द गैरोग्लैनियन फैमिली। ये अरम और मुराद जो है ये गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फैमिली का नाम है गैरोग्लैनियन फैमिली, और ये लोग गैरोग्लैनियन फैमिली जो है वो आर्मेनियन ट्राइब में आता है, जो कि कैलिफोर्निया नाम के जगह पे पाया जाता है। आर्मेनियन ट्राइब जो है वो नाम है ट्राइब का, आर्मेनियन ट्राइब। और उस ट्राइब में एक फैमिली है जिस फैमिली का नाम है गैरोग्लैनियन फैमिली। और दिस स्टोरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये गैरोग्लैनियन फैमिली के दो बहुत ही गरीब कज़न्स के बारे में है। एंड द नेम ऑफ द कज़न्स आर अरम एंड मुराद। फैमिली का नाम याद रखना है और ट्राइब का नाम याद रखना है। गैरोग्लैनियन फैमिली, आर्मेनियन ट्राइब। और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं। द गैरोग्लैनियन फैमिली ऑफ आर्मेनियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर, ये जो गैरोग्लैनियन फैमिली है जो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये लोग फेमस थे अपने प्राइड और ऑनेस्टी के लिए। अपने प्राइड और ऑनेस्टी के लिए ये फैमिली फेमस था फॉर द पास्ट 11 सेंचुरीज़। पिछले 1100 सालों से, 1100 ईयर्स, 1100 सालों से ये गैरोग्लैनियन फैमिली फेमस है अपने प्राइड और ऑनेस्टी के लिए। इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी और प्राइड, ये दो चीज़ें जो हैं वो इस फैमिली के हॉलमार्क्स हैं। हॉलमार्क्स वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया है चैप्टर में, बहुत बार आया है। और हॉलमार्क्स का मतलब यहाँ मैंने लिखा है विशेषता या पहचान। ये जो गैरोग्लैनियन फैमिली है, इस फैमिली की पहचान है इनका प्राइड एंड इनका ऑनेस्टी। ये ईमानदार हैं, गरीब रहते हुए भी ये लोग ईमानदार हैं और इनको अपनी ईमानदारी पर गर्व है, प्राइड है। दे आर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी एंड प्राइड ये जो हैं ये गैरोग्लैनियन फैमिली के हॉलमार्क्स हैं। हॉलमार्क्स का मतलब हुआ कि ये इसकी विशेषता है, पहचान है, ऑनेस्टी एंड प्राइड। दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली। अरम जो कि 9 साल का है, अरम इज़ 9 ईयर्स एंड मुराद 13 ईयर्स। अरम 9 साल का है, मुराद 13 साल का है। 9 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। अरम छोटा है मुराद से, 4 साल छोटा है। बोथ ऑफ देम हैव इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। अरम और मुराद दोनों जो है, ये दोनों लड़के जो हैं
ये इनमें इंटेंस लॉन्गिंग है। इंटेंस लॉन्गिंग का मतलब है लाइकिंग, मतलब शौक, हॉबी भी इसको बोल सकते हैं। इन दोनों लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक है हॉर्सेस का और हॉर्स राइडिंग का। दे हैव इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। ये दोनों भाई जो हैं, दोनों कज़िन्स जो हैं, अरम और मुराद, इन दोनों को घोड़े और घुड़सवारी का बहुत शौक है, बहुत इंटेंस लॉन्गिंग है, इंटेंस लाइकिंग है इनको हॉर्सेस और हॉर्स राइडिंग के प्रति। बट अनफॉर्चुनेटली दे कैनॉट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। मगर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये दोनों लड़के जो हैं वो घोड़े खरीदने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये घोड़े अफोर्ड कर पाएँ। इनको इच्छा तो बहुत है, इनको शौक तो बहुत है घोड़ों का और घुड़सवारी का, पर ये दोनों लड़के जो हैं वो अपने गरीबी के कारण, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, अपने गरीबी के कारण ये अपना शौक जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये घोड़ा खरीद सकें, घुड़सवारी कर सकें, लेकिन इच्छा इनके मन में बहुत ज़्यादा है। लाइकिंग, लॉन्गिंग वर्ड यूज़ किया है। लॉन्गिंग जो है वो इंटेंस लॉन्गिंग है इनके अंदर घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट कैपेबल टू ओन अ हॉर्स। वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घोड़े अफोर्ड कर पाएँ ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के वजह से वो लोग घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द टू कज़िन्स and how they maintained the honesty and pride of their family। ये स्टोरी में हम लोगों को यही पढ़ना है कि ये दोनों कज़िन्स जो हैं, ये क्योंकि गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और इनकी बहुत इच्छा है, इनकी चाहत है कि ये घुड़सवारी करें, घोड़ों के प्रति इनका बहुत लगाव है, इंटेंस लाइकिंग है, मगर ये घोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। तो ये स्टोरी में हम लोग यही देखेंगे कि ये दोनों लड़के जो हैं वो अपने फैमिली के हॉलमार्क्स को, उनके फैमिली का जो हॉलमार्क है ऑनेस्टी एंड प्राइड, ये हॉलमार्क को ये कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। हाउ दे मेंटेन the hallmark of their family, and the hallmark of their family is honesty and pride, जो कि इनके फैमिली ने पिछले 11 सेंचुरीज से, 1100 सालों से इनके फैमिली ने अपने इस हॉलमार्क को मेंटेन करके रखा है। और इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों लड़के भी क्या अपने फैमिली के हॉलमार्क को मेंटेन कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इनको अपने फैमिली के हॉलमार्क को मेंटेन करने के लिए, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक फैमिली का नाम है, एक ट्राइब का नाम है। ट्राइब का नाम याद रखना है आर्मेनियन ट्राइब। फैमिली कौन सी है? गैरोग्लैनियन फैमिली। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया इज़ अ प्लेस इन अमेरिका। अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ पे एक आर्मेनियन ट्राइब है। उस ट्राइब में एक गैरोग्लैनियन फैमिली है, और इसी गैरोग्लैनियन फैमिली के बारे में ये कहानी हम लोगों को पढ़ना है। अब गैरोग्लैनियन फैमिली का कुछ विशेषता है, कुछ पहचान है, वो याद रखना है हॉलमार्क्स के रूप में, कि उनका हॉलमार्क है प्राइड एंड ऑनेस्टी। वो लोग ऑनेस्ट हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। गरीब होने के बावजूद वो लोग ईमानदार हैं, वो लोग ऑनेस्ट हैं,
और यही उनकी पहचान है। और गैरोग्लैनियन फैमिली अपना ऑनेस्टी, अपना हॉलमार्क जो है वो पिछले 11 सेंचुरीज से, पिछले 1100 सालों से ये लोग अपना ऑनेस्टी मेंटेन किए हुए हैं, अपना हॉलमार्क मेंटेन किए हुए हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि गरीब होने के बावजूद वो लोग ऑनेस्ट बने हुए हैं। अगर कोई अमीर आदमी है जिसको कोई कमी नहीं है, अगर वो ऑनेस्ट होता है तो उसका ऑनेस्टी का भी एक वैल्यू है। पर अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो बहुत सालों से गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है और इतना गरीब होते हुए भी अगर वो ऑनेस्ट है तो उसके ऑनेस्टी का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। तो गैरोग्लैनियन फैमिली के ऑनेस्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो लोग गरीबी में भी अपने ऑनेस्टी को, अपने ईमानदारी को मेंटेन किए हुए हैं, और वो भी 1100 सालों से, 11 सेंचुरीज से वो लोग अपने ऑनेस्टी को मेंटेन किए हुए हैं। यही उनका हॉलमार्क है, ऑनेस्टी एंड प्राइड, ये हॉलमार्क है। फिर दो कज़न्स में कौन छोटा है कौन बड़ा है? अरम इज़ 9 years एंड मुराद इज़ 13 years। दोनों लड़कों का, अरम और मुराद, दोनों जो कज़न्स हैं, दोनों में एक कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर है उनके शौक़, उनकी इच्छा, उनकी चाहत। उन दोनों लड़कों को घोड़ों का बहुत शौक़ है, घुड़सवारी का बहुत शौक़ है। दे हैव इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। घोड़ों का और घुड़सवारी का बहुत शौक़ है उन दोनों लड़कों को। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। उनके गरीबी के वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग घोड़ा खरीद के रख सकें। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स। वो लोग घोड़ा और घुड़सवारी का सिर्फ सपना देख सकते हैं, उसको पूरा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। और इस स्टोरी में हम लोग को ये देखना है कि कैसे ये दोनों लड़के अपने फैमिली के हॉलमार्क को मेंटेन करने में सक्सेसफुल होते हैं। कैसे ये दोनों लड़के अपने फैमिली के ऑनेस्टी और प्राइड वाले हॉलमार्क को मेंटेन करके रखते हैं, ये हम लोग को इस स्टोरी में देखना है। फिर है इस स्टोरी का थीम ऑफ द चैप्टर। इस स्टोरी किस थीम पे लिखा गया है? वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का एक मेजर थीम, मतलब मुख्य जो इसका थीम है वो ये है, इज हाउ द यंगर जनरेशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द रेपुटेशन दैट वॉज मेंटेन्ड बाई जनरेशंस इन अ फैमिली। इस चैप्टर का जो मुख्य थीम है, मेजर थीम है, वो ये है कि जो यंगर जनरेशन होता है किसी भी फैमिली का, जो यंगर जनरेशन होता है उस पर किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेंटेन द रेप्यूटेशन। अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगर जनरेशन पे होता है। उस रेप्यूटेशन को मेंटेन करना जो कि उनके पहले के जनरेशन्स के लोग जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो प्रायर जनरेशन के हैं, उन लोगों ने बहुत सालों से मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैरोग्लैनियन फैमिली जो है वो पिछले 1100 सालों से, फॉर द पास्ट 1100 years, 11 centuries, 1100 सालों से गैरोग्लैनियन फैमिली हैज़ मेंटेन्ड देयर हॉलमार्क ऑफ ऑनेस्टी एंड प्राइड। 11 सेंचुरीज से अगर उस फैमिली ने अपने ऑनेस्टी और प्राइड को मेंटेन करके रखा है, तो जो अभी का जनरेशन है, मतलब कि जो अरम और मुराद वाला जनरेशन है, उस जनरेशन पे
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि उनको भी अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन करके रखना है। देयर मे बी मैनी टेम्पटेशंस। अब फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन करने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। टेम्पटेशंस, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। टेम्पटेशंस का एक मतलब है ग्रीड, मतलब लालच, और टेम्पटेशन का एक और मतलब है ऑब्स्टिकल, मतलब बाधा। अपने फैमिली के पुराने रेप्यूटेशन को, वो रेप्यूटेशन जो कि पहले के जनरेशन्स से मेंटेन होते हुए आ रहा है, उस रेप्यूटेशन को फर्दर मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगर जनरेशन पे होता है। और यंगर जनरेशन्स के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं उसको मेंटेन करने में। बट वन शुड ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत पुरानी कहावत है कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। और गैरोग्लानियन फैमिली के जो यंगर जनरेशन के लड़के हैं, अरम और मुराद, जो अभी 9 साल का अरम है, मुराद 13 साल का है, तो इन दोनों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो अपने फैमिली के 1100 सालों से चले आ रहे रेप्यूटेशन को, ऑनेस्टी और प्राइड का जो रेप्यूटेशन है, जो उनका हॉलमार्क है, उसको कैसे ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। वन शुड नॉट डू एनीथिंग दैट हर्ट्स और डैमेज द लॉन्ग मेंटेन्ड रेप्यूटेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली। इस चैप्टर के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू एक मोरल मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि जो यंगर जनरेशन के लोग होते हैं उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके फैमिली के रेप्यूटेशन को डैमेज पहुंचे। वन शुड नॉट डू एनीथिंग दैट हर्ट्स और डैमेजेस the long maintained reputation and prestige of the family। जो यंगर जनरेशन के लोग होते हैं उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई ऐसा काम न करें जिससे कि उनके परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा में, प्रेस्टीज वर्ड यूज़ किया गया है, रेप्यूटेशन वर्ड यूज़ किया गया है, सम्मान और प्रतिष्ठा में किसी तरह का कोई नुकसान हो, ऐसा कोई काम यंगर जनरेशन के लोगों को नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके फैमिली का जो लॉन्ग मेंटेन्ड रेप्यूटेशन है, जो लंबे समय से मेंटेन किया जा रहा रेप्यूटेशन है, उसमें कोई डैमेज पहुंचे। ये एक मोरल मैसेज है। ये इस चैप्टर का एक मेजर थीम भी है कि यंगर जनरेशन के लोगों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फैमिली के चले आ रहे रेप्यूटेशन को मेंटेन करके रखें। तो ये हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ऑथर के बारे में और चैप्टर का थीम, कि किस थीम पर ये चैप्टर है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और आगे इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू।